नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को क्यों आया गुस्सा। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अक्सर गुस्से में रहने वाले अभय चौटाला को अब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी क्यों अच्छी लगने लगी हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसमें खास क्या होगा। इसके अलावा विधानसभा सत्र के बाद बात हम संसद की करेंगे और पुरानी संसद जिसका आज आखिरी दिन था, प्रधानमंत्री क्यों भावुक हुए और क्यों विपक्षी नेता भी आज संसद में भावुक नजर आए। सोमवार को 5 दिनों से विशेष सत्र का आगाज हुआ और खास बात ये कि सोमवार के सत्र की कार्यवाही पुरानी संसद की आखिरी कार्रवाई थी। पुरानी संसद में आखिरी दिन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक हुए। उन्होंने प्लेटफॉर्म से लेकर पार्लियामेंट तक के अपने सफर को याद किया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। पीएम मोदी ने कहा कि 75 सालों में पुरानी संसद ने देश को बहुत कुछ दिया और हमारे युवाओं के लिए पुरानी संसद हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। वहीं विपक्ष के नेता भी पुरानी संसद से विदाई पर भावुक हुए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुरानी संसद को छोड़ना किसी पीढ़ा से कम नहीं है। लेकिन बात यह सर, कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल की अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं सर। सही मायनों में जब ये सदन ये खबर मिल रही है कि आज
ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही महीनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से, धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। दरअसल संसद का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा और मंगलवार से सदन की कार्यवाही नए संसद भवन में चलेगी। संसद के विशेष सत्र में जहां सरकार कई बिल ला सकती है, तो वहीं विपक्ष 9 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब पिछले कई समय से जनसंवाद करते आ रहे हैं और इस जनसंवाद के दौरान अक्सर वो जो जनता की समस्याएं हैं उनका निपटारा भी करते हैं। लेकिन अंबाला में जो जनसंवाद हो रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर जनता की समस्याओं का लगातार निपटारा कर रहे हैं और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर गाज भी गिरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही अंबाला में भी हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पार्षद यतिन बंसल ने अपनी शिकायत रखी। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि प्रेम नगर रोड पर रेसिडेंशियल की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है। पार्षद ने आरोप लगाए कि खुद नगर निगम के अधिकारी चांदी कूट रहे हैं। पार्षद की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने तुरंत निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अगर नहीं माने तो जेसीबी से कार्रवाई करें। इस शिकायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से सवाल किया। जब सामने से धीमी आवाज आई तो सीएम ने साफ पूछ लिया। इसके बाद मनोहर लाल ने तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। तो बहुत जरूरत थी। मैं सबसे पहले कहूँगा, हमारे शहर में प्रेमनगर रोड है, दशमेश मार्केट और पुलिस लाइन वाला एरिया है। यहाँ पर सारी बिल्डिंग कमर्शियल बनी हुई है, तो सरकार की तरफ से कमर्शियल नक्शा पास नहीं होता है। सब रेजिडेंशियल बना के कमर्शियल बना रहे हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर नगर निगम अधिकारी और शहर के ब्लैकमेलर अपनी चांदी कूट रहे हैं। बाकी जो डोमेस्टिक रहेगा, इस तरह की पॉलिसी जल्दी बन रही है। लेकिन जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक जो ऐसे रेजिडेंशियल को कमर्शियल बना रहे हैं, इसको तुरंत रोकने का काम आपका है। ये आप बैठे और फोन करके अभी बता दें कि जिन का बन रहा है उनको जाकर के एक नोटिस नवाएं कि भाई इस बिल्डिंग को बनाना बंद करो। नहीं माने तो तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दें। पहले उनकी आधी बनी हुई रोक दो, पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बन जाए तो फिर उसमें पैसे जमा करा के बनवा लें। ठीक है। और ये जो खेल चलता है कारपोरेशन में, जो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है कि चांदी कूट रहे हैं, हो गया ना। चांदी कूटने का मतलब पता है क्या होता है? पता है ना? यह शब्द नहीं सुना कभी? क्यों भाई बताओ ना। आप बोल नहीं रहे, इसका मतलब शामिल है क्या? ये अपना
ढीला क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आपका ट्रांसफर किया जाता है। बैठ जाओ। मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने नगर निगम के अधिकारियों पर एनडीसी के नाम पर करप्शन करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि ऑफिस में मोबाइल ऑन करके ले जाएं। अगर कोई अधिकारी ऑब्जेक्शन करे तो मुझे बताएं, फौरन कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग पर सीएम ने एसपी जशनदीप सिंह रंधावा को आईसीसीसी को बनाने के आदेश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने सत्ता में आते ही व्यवस्था परिवर्तन के साथ विकास के कार्य किए हैं। कांग्रेस के समय से चली आ रही लीकेज पर लगाम कसी है। अंबाला से नरेश सैनी, सूर्या समाचार। कहते हैं राजनीति में कोई भी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, और ये बात अब लागू होती है हरियाणा की पार्टी इनेलो पर। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला अब कांग्रेस गठबंधन के पक्षधर हैं। यही नहीं, 25 तारीख को जो सम्मान दिवस रैली कर रहे हैं उसमें वो सोनिया गांधी को भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। इस पर उनके भाई अजय चौटाला उन पर चुटकी भी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनेलो ने तो हमेशा ही कांग्रेस का विरोध किया, अब अभय चौटाला कांग्रेस की गोद में क्यों बैठना चाहते हैं। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती है और हर बार की तरह इनेलो इस बार भी सम्मान दिवस को बड़े स्तर पर मनाने की सोच रही है। इसी बहाने इनेलो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। सम्मान दिवस के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ साथ इनेलो ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन को भी निमंत्रण भेजा है। हमने सोनिया जी को भी निमंत्रण दिया है। राहुल को दी। एक घर में एक को निमंत्रण हुआ करता है, एक पार्टी में एक व्यक्ति को निमंत्रण होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने निमंत्रण दिया है, वहीं सोनिया जी क्योंकि उनकी सबसे सीनियर लीडर है उनको दिया है। काबिल गौर है कि पिछले कुछ दिनों से अभय चौटाला प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की पैरवी करते रहे हैं, तो अब ताऊ देवीलाल की जयंती पर कांग्रेस हाईकमान को न्योता भी भेजा गया है और उनके इस कदम पर उनके भाई अजय चौटाला ने तंज कसा है। अजय चौटाला का कहना है कि इनेलो ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है, लेकिन अब अभय कांग्रेस की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं। आज हमारे दूसरे राजनीतिक विरोधी भी कई तरह की नुक्ताचीनी करते हैं। इन्होंने 75 पार के जाने वालों को यमुना पार करने की बात की थी और फिर उन्हीं की झोली में जा बैठे। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि 25 सितंबर की इनेलो की रैली कैसी होती है। देश के बड़े नेताओं में कौन कौन इस रैली में शामिल होगा? क्या सोनिया गांधी अभय चौटाला का न्योता कबूल करेगी? और क्या इस रैली के बाद हरियाणा में नया सियासी समीकरण देखा जा सकता है? सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। आप हम सभी जानते हैं कि अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये गठबंधन अगले चुनाव में साथ लड़ेगा या नहीं। इसलिए जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला, जो मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जहां भी जाते हैं उनके कार्यकर्ता उनको सीएम बनाने के लिए नारेबाजी करते हैं और दावा करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही होगा। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में जेजेपी ने नव संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला ने संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी की हवा बनेगी तो जल्दी राज आएगा। ऐसे में पार्टी का प्रचार प्रसार रसोई से लेकर चूल्हे तक करें।
उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के बाद राजस्थान में भी पार्टी की ताकत सीकर में दिखाएंगे और राजस्थान विधानसभा का द्वार भी हमारी चाबी से खुलेगा। अक्टूबर में चुनाव है अगले साल, बीच में लोकसभा का है, उससे पहले राजस्थान का है। साथियों, रुकने नहीं देंगे। आज से काम करोगे जब 25 तारीख को राजस्थान की धरा पर एक नए इतिहास को लिखने का काम करोगे और पार्टी के करे कार्यों का प्रचार करो। जब पार्टी के करे कार्यों का प्रचार घर घर तक पहुंचाओगे तब हवा बनेगी। और एक प्रार्थना जरूर है, इस शक्ति प्रदर्शन को सीकर की धरा पर और बड़ा कर दिखाओ। और सीकर की धरा पर अगर आप मजबूती से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो मैं ये विश्वास के साथ आज इस मंच से कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा का ताला जो होगा वो आपकी चाबी आने वाले विधानसभा में खोलने का काम है। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि दुष्यंत को हरियाणा का सीएम बनाना ही लक्ष्य है, चाहे गठबंधन हो या न हो, टारगेट एक ही है। को कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का एक ही मकसद होता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे, चाहे अलायंस हो चाहे ना हो। क्या अलायंस में हम सपने देखने छोड़ देंगे? सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होंगे ना। हम तो दिन में देख रहे हैं, कोई हमें किसी का डर नहीं है बिल्कुल भी कि हम सीएम का सपना ना देखें, बिल्कुल देखेंगे और दुष्यंत को वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। खैर, 2024 को लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने सपने हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है और किसके ख्वाब पूरे हो पाएंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। और अब बात देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज मानसून सत्र का आगाज हो गया है। मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि सरकार इस पूरे सत्र के दौरान कई विधेयक पास करेगी। अब विपक्ष कई मुद्दों को लेकर तैयार है, सरकार को घेरने के लिए है। इस सत्र में क्या क्या हो सकता है, सरकार किन किन मुद्दों पर अहम फैसला ले सकती है, ये दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी अगली रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल ने मीटिंग कर रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई विधायक दल की मीटिंग में आक्रामक रुख रखने का निर्णय लिया गया। मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि आप वॉकआउट ना करें, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। फैक्ट्स के साथ सदन में अपनी बात रखें, सदन चर्चा के लिए है, चर्चा से ना भागे। तो कैसे उनकी मदद हो सकती है? कुछ डिले के बाद हमने ये आपदा ये जो सेशन है बुलाया है। अब उनके पास मौका है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अपनी बात सभा सदन पर रखें। और इसलिए उस सभा सदन पर जो बात रखनी है उस दृष्टि से हम चाहेंगे कि वो फैक्ट्स के साथ बात रखें और कितना पैसा भारत सरकार से मिला वो भी बताएं हमें। और पूरा सदन और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। महज अपना ध्यान अखबारों में लाने के लिए कई प्रकार की बातें वो कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान उसमें जाए। आप विधानसभा सत्र में जब आप फैक्ट्स के साथ रखेंगे हम आपकी बात सुनेंगे। और हम ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वॉकआउट मत करना, अपनी पूरी बात रखना, आराम से रखना और पूरी बात हम सुनेंगे। यही माइंड सेट करके ना आना कि हमने वॉकआउट करना, रख दिया कागज और नहीं, फैक्ट्स के साथ बात रखना। और हम सब लोग, हमारे सभी लोग तैयार हैं। मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए और चर्चा कीजिए, सदन चर्चा के लिए। वहीं बीजेपी ने पहले ही दिन आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। इसमें सुक्खू सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से प्रदेशवासी परेशान हैं। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। अभी भी बहुत जगह बिजली, पानी, सड़कें बहाल नहीं हो पाई है, इसलिए इस पर चर्चा होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सदन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा का ये मानसून सत्र एक बहुत बड़ी आपदा इस बार बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश ने जो झेली है उसके पश्चात हो रही है। और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा के सत्र में आपदा का प्रबंधन, जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था,
और जो क्षति हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसलिए हम विधानसभा में आज नियम 67 के अंतर्गत हमने पूरे विधायक दल की बैठक में एक निर्णय किया कि हम सारे काम को स्थगित करके आग्रह करेंगे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा हो, तब तक लिए बाकी की सारी कार्यवाही स्थगित कर दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इससे बड़ी घटना, इससे बड़ी त्रासदी पिछले 100 सालों के इतिहास में प्रदेश ने नहीं देखी है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे इस प्रस्ताव का बहुत महत्व है। सदन में सरकार के पिछले 9 महीने के फैसलों को उठा सकता है विपक्ष। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा। आपदा में जिन लोगों ने घर गंवा दिए हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है? सड़कें, पानी, बिजली, किसानों, बागवानों समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा। सदन में संस्थानों को बंद करने का मामला भी गूंज सकता है। ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक इस दौरान देखने को मिल सकती है, जहां विपक्ष सरकार को प्रदेश में आपदा, बंद सड़कों और किसान बागवानों के मुद्दों के अलावा रोजगार और कांग्रेस की गारंटियों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, हिमाचल में 8 महीने से लटकी भर्तियों को लेकर सरकार बैकफुट पर है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को जमकर सदन में घेर सकती है। इससे बेरोजगारों का नौकरी का इंतजार लंबा होता रहा है। इस मसले को विपक्ष सदन में आक्रामक ढंग से उठाने का प्रयास करेगा। तो वहीं सत्ता पक्ष पूर्व जयराम सरकार के वित्तीय कुप्रबंध को लेकर इस सत्र में श्वेत पत्र लाने जा रहा है। इसका ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। इसके जरिए सत्ता पक्ष भी बीजेपी पर हमलावर होगा। इसी तरह सरकार आपदा के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों के जरिए बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेगी। और अब बात करते हैं सोनीपत में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस मारपीट की सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। क्या था पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सोनीपत के पेट्रोल पंप की हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को। देखिए कैसे सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। बदमाशों को जो मिला उससे मारा। न पुलिस का खौफ, न किसी और का डर, बस गुंडागर्दी करते रहे। दरअसल कुछ लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए और फिर पंप कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया। फिर क्या था, पेट्रोल भरवाने आए लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और सरेआम तांडव किया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों का आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें बेरहमी से पीटा और उनसे लूटपाट भी की। पैसे क्यों चले गए? पैसे ऊपर जेब में। कितने रुपए थे? ज्यादा तो नहीं है, इसलिए 7-8 हजार। कौन थे बदमाश थे? क्या कौन थे? जो कुछ आता है वे ले गया, बाकी कैश मेरे पास। बदमाश थे क्या थे? मैं नहीं पता बदमाश थे, जैसे लोकल है या अंडा है, दारू पी रहा है। कुछ हथियार भी था उनके पास? ना कुछ नहीं, घंटे ले। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बहरहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही कि क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया, जो बदमाश सरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।